हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, आज भी हमारी पॉलिटिकल साइंस की क्लास ही होगी। अभी तक इससे पहले भी हमारी पॉलिटिकल साइंस की क्लासें हो चुकी है और आज का जो वीडियो बनेगा हमारा वो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का ही बनेगा। ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध टॉपिक के ऊपर अपन स्टडी कर रहे थे और आज भी हमारा टॉपिक वही रहेगा, केंद्र राज्य संबंध। वो तीन टाइप का होता है। ठीक है। तीन टाइप में विधायी संबंध है, वित्तीय संबंध है और प्रशासनिक संबंध है। तो इसमें जो सबसे पहला टाइप है विधायी संबंध, उसकी स्टडी अपन कर चुके हैं। आज जिसकी स्टडी करेंगे वो है वित्तीय संबंध, यानी हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है वित्तीय संबंध। ये सब फेडरल स्ट्रक्चर के तहत ही हम पढ़ रहे हैं, संघीय ढांचा में ये सब कुछ आते हैं, ये जो सारे टॉपिक। ठीक है। जो आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल रिलेशन, यानी वित्तीय संबंध, यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो कैसे काम करता है, उसके बारे में हम स्टडी आज करेंगे। तो ठीक है। तो हमारा जो सेकंड टाइप है वो है वित्तीय संबंध। केंद्र राज्य संबंध में ये दूसरा प्रकार है वित्तीय संबंध। ठीक है। अब ये वित्तीय संबंध क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी अपन डेफिनेशन देखेंगे कि वित्तीय संबंध क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और ये कैसे काम करता है दोनों गवर्नमेंट के बीच में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, यानी केंद्र राज्य संबंध इसमें क्या दर्शाता है, उसकी स्टडी अपन यहाँ करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वित्तीय संबंध की डेफिनेशन। अब देखिए, वित्तीय संबंध की क्या डेफिनेशन होती है। सबसे पहले तो इसमें यह है कि ये संविधान के कौन से भाग से रिलेटेड है और इसका आर्टिकल कौन सा है, यानी कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है और कौन से भाग से रिलेटेड है, वो सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो ये है भाग 12, ये संविधान के अंदर है भाग 12 और अनुच्छेद 264 से 300, अनुच्छेद 264 से 300। ठीक है। तो इसमें टोटल जो आर्टिकल हो गए वो हो गए 37 अनुच्छेद, 37 आर्टिकल। ठीक है। तो इसमें टोटल स्टडी होगी 37 आर्टिकल की स्टडी होगी और ये संविधान के कौन से भाग से रिलेटेड है, भाग 12। देखिए, सबसे पहले ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी कैंडिडेट कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यहाँ पॉलिटिकल साइंस की क्लास हो रही है, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो चल रहा है, वित्तीय संबंध, केंद्र राज्य संबंध, संघीय ढांचा। तो इसको आप पूरा फोकस करते हुए पढ़ें, वीडियो देखें और अच्छी तरह से पूरा फोकस करते हुए इसको पढ़े सुने। ठीक है, समझते हुए पढ़े। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी वित्तीय संबंध की, केंद्र व राज्यों के बारे में जितना, केंद्र व राज्यों के बारे में जितना संबंध भारतीय संविधान में मिलता है, भारतीय संविधान में मिलता है, उतना किसी और देश के संविधान में नहीं, उतना किसी और देश के संविधान में नहीं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आगे हैं, संविधान द्वारा केंद्र व राज्यों के बीच संविधान द्वारा केंद्र व राज्यों के बीच संबंधों को हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो वित्तीय संबंध की डेफिनेशन। वित्तीय संबंध क्या होता है, ये क्या कह रहा है, केंद्र व राज्यों के बारे में जितना संबंध भारतीय संविधान का
भारतीय संविधान में मिलता है उतना किसी और देश के संविधान में नहीं। यानी ये बात क्या कह रहा है, यानी केंद्र राज्यों के बारे में जितना संबंध भारतीय संविधान में मिलता है। ठीक है, देखिए हम जो बात कर रहे थे वित्तीय संबंध के बारे में, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जितना संबंध केंद्र व राज्यों के बारे में हमारे भारतीय संविधान का है उतना संबंध किसी और कंट्री का नहीं, यानी किसी और कंट्री के संविधान का नहीं। कहने का मतलब समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये बात है। फिर आगे क्या है कि संविधान द्वारा केंद्र व राज्यों के बीच संबंधों को हम निम्न बिंदु से समझ सकते हैं। यानी संविधान के द्वारा केंद्र व राज्यों के बीच में क्या रिलेशन है उसको हम पॉइंट्स वार स्टडी करेंगे, यानी बिंदुवार स्टडी करेंगे। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला बिंदु है वो है आपका नंबर 1 नाम दे देते हैं। वो क्या है, संघ व राज्यों के मध्य कर निर्धारण की शक्ति का पूर्ण विभाजन किया गया है। संघ व राज्यों के मध्य कर निर्धारण की शक्ति का पूर्ण विभाजन किया गया है। पूर्ण विभाजन किया गया है। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, कर निर्धारण, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन। कर का मतलब क्या होता है, टैक्स। कोई भी टैक्स लगता है, शुल्क लगता है, उसको हम कर कहते हैं किसी के ऊपर। ठीक है, कर निर्धारण की शक्ति का पूर्ण विभाजन किया गया, यानी पूरी तरह से उसको बांटा गया। ठीक है, क्लियर? अब देखिए इसमें आगे क्या बात है, संघ सरकार संघ सूची में कृषि आय को छोड़कर, संघ सरकार संघ सूची में कृषि आय को छोड़कर कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर, अन्य आय पर कर, निगम कर, सीमा शुल्क, विदेश ऋण आदि पर कर लगा सकती है। विदेश ऋण आदि पर कर लगा सकती है। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट को समझिए आप, ये क्या कह रहा है, संघ व राज्यों के मध्य कर निर्धारण की शक्ति का पूर्ण विभाजन किया गया है। ठीक है, संघ व राज्यों के मध्य प्रति, यानी संघ सरकार और राज्य सरकार, यानी संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था के बीच कर निर्धारण की शक्ति का पूर्ण विभाजन, यानी पूरी तरह से विभाजन किया गया है, पूरी तरह से उसको बांटा गया है। अब इसमें क्या है, संघ सरकार संघ सूची में, संघ सरकार संघ सूची में कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर, यानी कृषि आय को छोड़कर, यानी एग्रीकल्चर से जो हमारी इनकम हो रही है, कृषि भूमि से जो हमारी इनकम हो रही है उसको छोड़कर अन्य आय, जो अन्य इनकम है उसके ऊपर कर लग रहा है। निगम कर, जो निगम प्रशासन जो होता है उसके द्वारा कर लगता है उसको कहते हैं निगम कर। फिर सीमा शुल्क, सीमाओं के द्वारा जो शुल्क लगता है उसको कहते हैं सीमा शुल्क। विदेश ऋण आदि पर कर लगा सकती है। विदेश ऋण यानी विदेश से हम जो ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, उस पर भी गवर्नमेंट कर लगा सकती है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बताया गया इसमें, राज्य सरकार भूमि वाहन भवन आदि, भूमि वाहन भवन आदि विषयों पर कर लगा सकती है। देखिए जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, वो जो हमारी भूमि है, यानी जमीन, कोई नया वाहन लिया हमने या कोई वाहन है हमारा पहले से, भवन है, कोई बिल्डिंग है, आदि विषयों पर टैक्स लगा सकती है। ये राज्य सरकार को पावर है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए इसमें क्या है, इसके अतिरिक्त अन्य बातें भी हैं। इसके अतिरिक्त
अन्य भी है उसमें शामिल, उसको भी अपन विभिन्न पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें 2-3 बातें हैं, इसको पॉइंट्स वाइज स्टडी अपन कर लेते हैं। नेक्स्ट आगे क्या बातें हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, उसको ए नाम दे देते हैं यहाँ। उसमें क्या क्या शामिल है, कुछ कर संघ द्वारा लगाए व राज्य द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। कुछ कर संघ द्वारा लगाए व राज्य द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें जो एग्जांपल है आपका, जैसे है आपका औषधियों एवं प्रसाधन वस्तुओं पर शुल्क। औषधियों व प्रसाधन वस्तुओं पर शुल्क। ठीक है, मुद्रांक शुल्क आदि। अब देखिए, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है आपका वो क्या है, कुछ कर संघ द्वारा लगाए जाते हैं, यानी जो संघ सरकार होती है उसके द्वारा कुछ टैक्स लगाए जाते हैं और राज्य द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। जो टैक्स लगाए जाते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट इकट्ठा कर लेती है। ठीक है, अब इसमें जो उदाहरण है, जैसे है औषधियों व प्रसाधन वस्तुओं पर शुल्क। औषधियों यानी जो हमारी मेडिसिन है, जितनी भी, चाहे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, चाहे एलोपैथिक हो, या किसी प्रकार की मेडिसिन हो, उसके ऊपर जो शुल्क लगता है। प्रसाधन वस्तुएं, जो हमारी कॉस्मेटिक आइटम है, जैसे सेंट हो गया, परफ्यूम हो गया, जो हमारे जो काम आता है, उसके ऊपर जो शुल्क लगता है उसको ये शुल्क कहते हैं। एक होता है मुद्रांक शुल्क। पंजीयन और मुद्रांक विभाग एक अलग होता है, जिसपे स्टैंप शुल्क हमारा लगता है, कर, जिसको टैक्स जिसको कहते हैं, वो भी इसमें शामिल है। ये इसका एग्जाम्पल। ठीक है, फिर है हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, वह कर जो संघ द्वारा लगाए हुए वसूल किए जाते हैं। वह कर जो संघ द्वारा लगाए वह वसूल किए जाते हैं। परंतु वह राज्यों को दिए जाते हैं। परंतु वह राज्यों को दिए जाते हैं। अब देखो, इसका जो एग्जांपल है वो कौन सा है, जैसे कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपत्ति शुल्क। कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपत्ति शुल्क। ठीक है, ये तो उसका है एग्जांपल। फिर है रेल किराए एवं सामान पर कर। रेल किराए व सामान पर कर। ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जांपल है मुद्रांक शुल्क को छोड़कर शेयर में सट्टा बाजार के सौदों पर कर। मुद्रांक शुल्क को छोड़कर शेयर में सट्टा बाजार के सौदों पर कर। शेयर में सट्टा बाजार के सौदों पर कर। ठीक है, ये तो इसके एग्जांपल हो गए। अब देखिए, जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, वह कर यानी वह टैक्स जो संघ द्वारा लगाए वसूल किए जाते हैं। यानी संघ, जहां संघात्मक शासन व्यवस्था है, उस गवर्नमेंट के द्वारा जो कर लगाए जाते हैं वे वसूल किए जाते हैं, परंतु वो राज्यों को दिए जाते हैं। ठीक है, संघ द्वारा तो लगाए जाते हैं और राज्यों को दिए जाते हैं। अब इसमें जो एग्जाम्पल है वो क्या है, पहला एग्जाम्पल आपका
कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपत्ति शुल्क, यानी जो हमारी कृषि भूमि है वो भी हमारी एक संपत्ति है, उसको छोड़कर जो हमारी अन्य संपत्ति है या हमारी जो अन्य प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो संपत्ति शुल्क लगता है वो इसमें शामिल होता है। ठीक है, वो इसका एग्जाम्पल है संपत्ति शुल्क। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है रेल किराया व सामान पर कर। जो रेल किराए पर जो कर लगता है, हमारा रेल किराए पर जो टैक्स लगता है, ट्रेन में हम यात्रा करते हैं तो उसके जो टिकट लेते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, या जो सामान है अपन वो ट्रेन में रख के ले जाते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो इसमें शामिल होता है। ठीक है, फिर है मुद्रांक शुल्क, उसको छोड़कर शेयर में सट्टा बाजार में के सौदों पर कर। मुद्रांक शुल्क को छोड़कर शेयर में सट्टा बाजार में जो शुल्क लगता है वो भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, अब है आपका थर्ड नंबर पॉइंट, संघ द्वारा लगाए हुए वसूल किए जाने वाले व्यय शुल्क। संघ द्वारा लगाए हुए वसूल किए जाने वाले व्यय शुल्क जिन्हें संघ व राज्यों में बांटा गया है। व्यय शुल्क जिन्हें संघ व राज्यों में बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, जैसे कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर। कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर, जिसमें निगम कर शामिल है, जिसमें निगम कर शामिल है। ठीक है, देखिए थर्ड नंबर पॉइंट आपका इसमें क्या है, संघ द्वारा लगा के वसूल किए जाने वाले व्यय शुल्क जिन्हें संघ व राज्यों में बांटा गया है। यानी संघ द्वारा लगाए जाने वाले वह वसूल किए जाने वाले, संघ द्वारा कर भी लगाया जा रहा है वह वसूल भी किया जा रहा है, वो टैक्स जिन्हें संघ व राज्यों में बांटा गया है। अब उसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर जिसमें निगम कर शामिल नहीं, यानी कृषि आय को छोड़कर जो अन्य इनकम हमारी हो रही है उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसमें आपका निगम कर शामिल नहीं है, यानी नगर निगम जहां होता है उसके द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है वो कर इसमें शामिल नहीं है। ये इसका एग्जाम्पल। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब है आपका नेक्स्ट पॉइंट आगे, वित्तीय संबंध में जो अपन पढ़ रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट स्टडी, उसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेकंड नंबर पॉइंट है, वो क्या है, विधि के प्राधिकार बिना करारोपण नहीं। विधि के प्राधिकार बिना करारोपण नहीं, बिना करारोपण में। ये कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, अनुच्छेद 205 नहीं 265। ठीक है, देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, विधि के प्राधिकार बिना करारोपण में। इसका क्या मीनिंग हो गया, ये हिंदी का वर्ड है, विधि के प्राधिकार यानी कानून के तहत जो बात इसमें बोली जा रही है लेकिन उसमें करारोपण नहीं, यानी वो इंप्लीमेंट नहीं हुई। और वो कौन से अनुच्छेद से रिलेटेड है, अनुच्छेद 265। भारतीय संविधान में ये जो बात कही गई है ये अनुच्छेद 265 से रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर। अब है पॉइंट नंबर थर्ड पॉइंट आपका क्या है, केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान। केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान। देखिए इसके नाम से स्पष्ट है, यानी केंद्र सरकार द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को जो अनुदान दिया जाता है
स्टेट गवर्नमेंट को रन करने के लिए उसकी हेल्प के लिए जो अनुदान दिया जाता है, सहायता अनुदान, उसके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। अब इसका क्या मीनिंग होता है वो आप समझिए। अनुच्छेद 203 वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सिद्धांतों पर, अनुच्छेद 203 वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सिद्धांतों पर, वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सिद्धांतों पर केंद्र राज्यों को अनुदान प्रदान करता है। केंद्र राज्यों को अनुदान प्रदान करता है। ठीक है, क्लियर? देखिए इसमें थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान। इस बात का मीनिंग मैं आपको समझा चुका हूं। आगे क्या बताया गया इसमें, अनुच्छेद 203 वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सिद्धांतों पर केंद्र राज्यों को अनुदान प्रदान करता है। यानी जो उसका बेस है अनुदान प्रदान करने का वो क्या है, वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सिद्धांत। वित्त आयोग द्वारा, वित्त कमीशन यानी फाइनेंशियल आयोग जो हमारा होता है, उसके द्वारा जो निर्धारित सिद्धांत है उसके ऊपर आप केंद्र राज्यों को अनुदान प्रदान करेगा। इस बात में ये बताया गया है। नेक्स्ट आगे जो आपकी बात है, अनुच्छेद 275 के अनुसार, अनुच्छेद 275 के अनुसार राज्यों को आर्थिक कठिनाइयों से उबारने के लिए, राज्यों को आर्थिक कठिनाइयों से उबारने के लिए संसद राज्यों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सकती है। संसद राज्यों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सकती है। देखिए इस बात को समझिए आप। इसमें आगे क्या बता रहे हैं, जो आर्टिकल हमारा 275 है उसमें क्या बताया गया है, 275 के अनुसार राज्यों को आर्थिक कठिनाइयों से उबारने के लिए, कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि स्टेट गवर्नमेंट में इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाती है, यानी आर्थिक संकट आ जाता है। कोई भी कंडीशन ऐसी हो सकती है जब आर्थिक संकट आ जाए तो उस समय क्या करना चाहिए, जो हमारी संसद है वो राज्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करे। ठीक है, जब आर्थिक संकट आ जाता है उस समय उस कंडीशन से उबरने के लिए संसद जो हमारी है वो राज्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ठीक है, क्लियर? अब है नेक्स्ट, आगे क्या बताया गया देखते हैं। अनुच्छेद 282 के तहत इसमें क्या बताया गया है, योजना आयोग की रिपोर्ट पर, योजना आयोग की रिपोर्ट पर बाढ़, भूकंप एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, बाढ़, भूकंप और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पीड़ितों की सहायता केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान दे सकती है। पीड़ितों की सहायता केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान दे सकती है।
देखिए इसको आप समझिए, जो अनुच्छेद 282 है हमारा, आर्टिकल 282, उसके तहत हमें क्या बताया गया है, जो योजना आयोग हमारा प्लानिंग कमीशन जिसको बोलते हैं, ये रिपोर्ट के आधार पर बाढ़, भूकंप और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, यानी कोई भी आपदा आ सकती है, जिसको जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, या उसका अकाल पड़ गया, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पीड़ितों की सहायता, यानी वहां रहने वाले जो लोग हैं उनकी सहायता करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान दे सकती है। लेकिन उसमें कौन सा आर्टिकल है, कौन से आर्टिकल के तहत दे सकती है, आर्टिकल 282 के तहत। ठीक है, ये बात इसमें आपको याद रखती है। और किसकी रिपोर्ट के आधार पर यह अनुदान दिया जा सकता है, जो केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान देगी वो किसकी रिपोर्ट के आधार पर देगी, योजना आयोग की रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है चौथा पॉइंट, फाइनेंशियल रिलेशन में हम पढ़ रहे हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, संघ व राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों के निर्धारण के लिए, संघ व राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों के निर्धारण के लिए अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग की स्थापना की गई है। वित्त आयोग की स्थापना की गई है।